सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। हम सिविल कोड की बात करते हैं, वो किस चीज पे यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए। दोस्तों, समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज़ चैनल्स पर अगर आप देखें तो कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स आपको इस पर टिप्पणी करते दिख जाएंगे, या अगर आप यूट्यूब पर ही देखें तो कई सारी वीडियोस आपको यूसीसी पर बनी मिल जाएंगी। पर यह यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? क्यों ये एक बहस का मुद्दा बना हुआ है? क्यों समाज के कुछ वर्ग इसका विरोध कर रहे हैं? क्या मायने हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के हमारे देश, हमारे समाज के लिए? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल ज्ञान सेतु पर। देखिए, आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड के बारे में आप सबने सुना है। अगर हम यहाँ कोड का मतलब देखें तो कोड का मतलब होता है सेट ऑफ लॉज या कलेक्शन ऑफ लॉज। यानी इंडियन पिनल कोड दरअसल एक कोड है या कोडिफाइड कलेक्शन ऑफ लॉज है जो हमारे देश में क्रिमिनल या आपराधिक मामलों में न्याय करने के लिए निर्धारित किया गया है। यह एक सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ है या सब्सटेंटिव पार्ट है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, जिसमें किन कार्यों या कृत्यों को अपराध कहा जाएगा और उसकी क्या सज़ा होगी, ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। वहीं प्रोसीजरल पार्ट को देखें तो क्रिमिनल मामलों में क्या प्रोसीजर होगा, जज की क्या सीनियरिटी होगी, किस तरह के मामले कौन से जज को दिए जाएंगे, शपथ कैसे ली जाएगी, जैसे प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स के लिए सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड निर्धारित किया गया है। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इन तीन संहिताओं से चलता है हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो सभी धर्म, जाति, लिंग या वर्गों के लिए एक समान है। वहीं ऐसे मामले जो क्रिमिनल मैटर्स में नहीं आते, जैसे शादी ब्याह, तलाक आदि जैसे फैमिली के मामले हों, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हों या कॉन्ट्रैक्ट, सेल परचेज आदि जैसे मुद्दे हों, इन सभी तरह के मामलों को सिविल मैटर्स में गिना जाता है। और यही बात आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड दरअसल एक प्रपोजल है जो सिविल मैटर्स में फैमिली लॉज या पर्सनल लॉज में यूनिफॉर्मिटी की बात करता है। हमारे देश में जो पर्सनल लॉज हैं वो सभी धर्मों, सभी वर्गों के लिए एक समान नहीं हैं और समाज के कई वर्गों के लिए ये कानून कई मामलों में डिस्क्रिमिनेटरी भी हैं। जैसे मिसाल के लिए मोनोगमी एक प्रोग्रेसिव सोच है और ये दोनों जेंडर्स को शादी ब्याह के मामले में समान अधिकार देती है। पर आज भी हमारे देश में कई वर्गों में पॉलीगमी की जाती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत लॉ के तहत पुरुष 4 विवाह कर सकते हैं। व्यवहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज में हालांकि ऐसा कम ही देखने को मिलता है। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां सिविल कोड लागू है। गोवा सिविल कोड बाइगेमी या पॉलीगेमी अलाउ नहीं करता, इवन मुस्लिम्स के लिए भी, पर हिंदू पुरुषों को अलाउ करता है कि अगर उनकी पत्नी 25 साल की उम्र तक कंसीव नहीं कर पाती या 30 साल की उम्र तक उनका कोई बेटा नहीं होता तो पुरुष 2 शादियाँ कर सकता है। ये दोनों ही मामले धार्मिक मान्यताओं के साथ जोड़े जा सकते हैं, पर ये धार्मिक मामले ना होकर धर्म से जुड़े सेकुलर मामले हैं और यहाँ बात धर्म की नहीं बल्कि डिस्क्रिमिनेशन की है। और भी ऐसे कई पर्सनल लॉज या फैमिली लॉज हैं हमारे देश में जो अलग अलग धर्मों या संप्रदायों से जुड़े हैं और किसी न किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी हैं। निकाह हलाला जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक कानून है, जिसमें कोई मुस्लिम पुरुष अगर अपनी पत्नी को तलाक दे चुका है और उसे वापस अपनाना चाहता है तो उसकी पत्नी को पहले किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी मुकम्मल करनी होगी और फिर अगर वो दूसरा पुरुष उसे तलाक देता है तो वह अपने पहले पति के साथ शादी कर सकती है। वहीं अगर एल्यूमनी या मेंटेनेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर किसी जोड़े में तलाक हो चुका है तो पत्नी की जिम्मेदारी पति केवल इद्दत की अवधि तक ही उठाता है और इद्दत यानी प्रतीक्षा की अवधि आमतौर पर 3 महीने की होती है। महर के अलावा पत्नी का प्रॉपर्टी पर कोई भी अधिकार नहीं होता। महर एक धनराशि या इवन प्रॉपर्टी भी हो सकती है जो विवाह के समय वर या वर का पिता कन्या को देता है या देने का वचन देता है। हालांकि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत भी महिला भरण पोषण की मांग कर सकती है। 1978 के शाहबानो केस के बारे में भी आप गूगल कर सकते हैं, जो इससे जुड़ा एक काफ़ी अहम केस है। ये सभी मामले एंटी वुमन और डिस्क्रिमिनेटरी हैं, जहां वुमन के राइट टू एजुकेशन, राइट टू रेस्ट एंड लीजर, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम मेंटल और फिजिकल अब्यूज़ जैसे बेसिक राइट्स हिंडर होते हैं। वहीं कई और फैमिली लॉज जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो केवल हिंदू, सिख्स, जैन्स या बुद्धिस्ट फॉर्म कर सकते हैं, ये आज के समय में केवल एक टैक्स सेविंग टूल बनकर रह गया है जो डिस्क्रिमिनेट करता है बाकी धर्मों या वर्गों के साथ। इस तरह के सभी लॉज में रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है और जब भी सोशल लॉज में रिफॉर्म्स लाने की बात आती है, भले ही ये लॉज कितने भी अच्छे क्यों ना हो, सोसाइटी के लिए इन्हें एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है और इनका विरोध होना भी स्वाभाविक है।
1829 में हमारे देश में सती प्रथा को अबॉलिश किया गया। 1856 में हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट को पास किया गया। 1929 में चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट शारदा एक्ट लाया गया, जिसके तहत विवाह की न्यूनतम उम्र 14 साल रखी गई, जो आज हिंदू मैरिज एक्ट और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल है। ये सभी लॉज जो बने, इनका विरोध भी हुआ था, पर धीरे धीरे समाज ने इन्हें स्वीकार भी किया। स्वतंत्रता के बाद बी आर अम्बेडकर साहब हिंदू कोड बिल को भी पारित करवाना चाहते थे, जिसको लेकर उस समय काफ़ी बवाल हुआ और जमकर विरोध भी हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने, हिंदू महासभा के अध्यक्ष श्याम प्रसाद मुखर्जी, कांग्रेस के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन और जेबी कृपलानी जैसे नेता इसका खुलकर विरोध कर रहे थे, जिनका कहना था कि बिना बात के हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों। पर 1955 और 1956 में हिंदू कोड बिल का अधिकतम हिस्सा 4 टुकड़ों में पारित हुआ। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट लाया गया, जिसके तहत पॉलीगैमी या बाइगैमी को खत्म किया गया। 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत महिलाओं को संपत्ति में भी पूर्ण अधिकार मिले। 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, जिसके तहत आज हिंदू महिलाओं के पास भी संपत्ति में समान अधिकार हैं। 1956 में हिंदू माइनॉरिटी और गार्डियनशिप एक्ट लागू हुआ, जिसके तहत माइनर और गार्डियन की व्याख्या की गई और उनके राइट्स निर्धारित किए गए। आखिर में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में लागू हुआ, जिसके तहत महिलाओं को एल्यूमिनी या मेंटेनेंस राइट्स मिले, जहां डाइवोर्स के बाद महिलाओं के भरण पोषण की जिम्मेदारी पति को दी गई। इंटरेस्टिंगली, आज भारत में अडॉप्शन के लीगल राइट्स केवल हिंदू, सिख, जैन या बुद्धिस्ट के पास हैं, जो इसी एक्ट की बदौलत है। हालांकि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 जो 2006 में अमेंड हुआ, इसके तहत कोई भी धर्म का व्यक्ति कानूनी तौर पर बच्चा गोद ले सकता है। शबाना हाशमी केस इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट केस है, जिसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 सिविल मैटर से जुड़े 2 ऐसे लॉज हैं जो धर्मनिरपेक्ष हैं और यूसीसी की थीम पर ही सेकुलर तरीके से काम करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्योंकि सोशल लॉज या समाज के पर्सनल लॉज से जुड़ा है, इसलिए इसका विरोध भी स्वाभाविक है। भारत एक डाइवर्स देश है और यहाँ कई तरह के कल्चर्स, ट्रेडिशंस या रिलीजन्स देखने को मिलते हैं। जैसे मेघालय में मुख्यतः मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, यहाँ प्रॉपर्टी के राइट्स केवल महिलाओं के पास रहते हैं। केरला और कर्नाटका के ट्रेडिशनल नायर्स भी यही सेटअप मानते हैं। ऐसे कई और लोकल लॉज या रिलीजियस लॉज यहाँ एग्जिस्ट करते हैं और इसलिए कई संप्रदायों, धार्मिक संगठनों या राज्यों में यूसीसी के अगेंस्ट विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि यूसीसी को लेकर सरकार क्या प्रपोजल आती है। संविधान का आर्टिकल 44 जो ये कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवियर टू सिक्योर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। आर्टिकल 15 रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ पर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करता है। आर्टिकल 21 जो सभी को गरिमापूर्ण जीवन का हक देता है। ये सभी यूसीसी को सपोर्ट करते हैं। वहीं आर्टिकल 25 यानी राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 26 यानी राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स और आर्टिकल 27 यानी राइट टू कल्चर, ये तीनों भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और इन तीनों को ध्यान में रखते हुए यूसीसी बिल किस रूप में, किन प्रावधानों के साथ और किस तरह से लाया जाता है, इस पर निर्धारित है कि समाज इसे कितना एक्सेप्ट करेगा। देखिए, समय के साथ समाज के नियमों में भी बदलाव की आवश्यकता होती है और ये देश की, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो समाज सुधार में भी प्रोग्रेसिव कदम उठाए। पर साथ ही सरकार की जिम्मेदारी ये भी है कि वो सभी धर्मों, सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चले। वहीं हमारे एंड पर यह हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि क्या देश के हित में है और क्या नहीं, इसकी हम समझ रखें और देश की डाइवर्सिटी को बरकरार रखकर धर्म, जाति, लिंग या किसी भी वर्ग को लेकर भेदभाव को प्रोत्साहित ना करें। इसी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं। इफ़ यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ डू शेयर विद अदर्स टू। धन्यवाद।